हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बच्चों, आज हम केमिस्ट्री में जो वीडियो लेके आ रहे हैं, जो टॉपिक लेके आ रहे हैं, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। उस टॉपिक का नाम है अधिशोषण समतापी वक्र। क्या नाम है? अधिशोषण समतापी वक्र। बच्चों, इसमें समतापी जो वर्ड यूज हुआ है वो एक निश्चित ताप के लिए यूज हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अधिशोषण समतापी वक्र किसे कहते हैं, तो बच्चों हमको आंसर देना है एक निश्चित ताप पर अधिशोषित गैस की मात्रा तथा साम्यावस्था दाब के मध्य संबंध को दर्शाने वाला वक्र अधिशोषण समतापी वक्र कहलाता है। यह संबंध वैज्ञानिक फ्रॉइडलिक किसने वैज्ञानिक फ्रॉइडलिक ने गणितीय रूप में या आलेखी रूप में इसको समझाया, इसलिए इसे फ्रॉइडलिक अधिशोषण समतापी वक्र भी कहते हैं। रिपीट कर रहा हूं बेटाओं में, आपसे क्वेश्चन पूछे अधिशोषण समतापी वक्र किसे कहते हैं, तो आपको बताना है एक निश्चित ताप पर अधिशोषित गैस की मात्रा x/m तथा साम्यावस्था दाब P के मध्य संबंध को दर्शाने वाला वक्र अधिशोषण समतापी वक्र कहलाता है, जिसे वैज्ञानिक फ्रॉइडलिक ने बताया। चलिए बच्चों, फ्रॉइडलिक ने अगर इसको बताया है तो हम फ्रॉइडलिक के सम्मान में एक समीकरण विकसित करेंगे जिसका नाम होगा फ्रॉइडलिक अधिशोषण समतापी समीकरण। चलिए तो हम उसी टॉपिक को अपना मेन टॉपिक बना लेते हैं, फ्रॉइडलिक अधिशोषण समतापी समीकरण। फ्रॉइडलिक अधिशोषण समतापी, पहले वक्र की सहायता से हम समीकरण बनाएंगे। वैज्ञानिक फ्रॉइडलिक ने अधिशोषित गैस की मात्रा तथा दाब के मध्य वक्र आलेखित किया तथा भिन्न भिन्न प्रेक्षण प्राप्त किए। जो साइंटिस्ट फ्रॉइडलिक था उन्होंने क्या किया, अधिशोषित गैस की मात्रा और दाब के मध्य एक वक्र प्लॉट किया, वक्र खींचा और उसके निम्न प्रेक्षण प्राप्त किए। देखिए वक्र कैसा था, वक्र आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ये वक्र x/m अधिशोषित गैस की मात्रा और दाब के मध्य, ताप स्थिर है इसलिए नाम रखा है समतापी वक्र। इस पॉइंट पर संतृप्ति दाब प्राप्त होता है। इस वक्र का अध्ययन बेटाओ हम 3 दाबों के अंतर्गत करेंगे। हम इसको 3 क्षेत्रों में बांट देते हैं। ये देखिए, ये निम्न दाब क्षेत्र है, ये मध्यम दाब क्षेत्र है और ये उच्च दाब क्षेत्र है। मध्यम दाब, निम्न दाब क्षेत्र, उच्च दाब क्षेत्र, इस तरीके से 3 अलग अलग फील्ड हमने बना दी है, निम्न दाब वाला, मध्यम दाब वाला और उच्च दाब। अब जो
पहला परीक्षण आया वो आया निम्न दाब पर। निम्न दाब पर ग्राफ सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है, अर्थात XYM दाब के समानुपाती होता है। निम्न दाब पर वक्र सरल रेखा में प्राप्त होता है, सरल रेखा में प्राप्त होता है, ठीक है बच्चों। तथा अधिशोषित गैस की मात्रा XYM समानुपाती होती है दाब के। अब जब हम प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तब कौन कोई नियतांक लेंगे। हमने यहाँ नियतांक के ले लिया, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, ठीक है बच्चों। अब ये तो निम्न दाब की कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन है उच्च दाब पर। उच्च दाब पर ग्राफ एक नियत रेखा के रूप में प्राप्त होता है, अर्थात अधिशोषित गैस की मात्रा दाब पर निर्भर नहीं करती है, यानी कि वक्र नियत रेखा वाला प्राप्त होता है। अर्थात XYM समानुपाती P की पावर 0, मतलब दाब पर निर्भर ही नहीं करता। तो XYM बराबर समानुपाती चिन्ह हटाएंगे, नियतांक आ जाएगा, और जिसकी भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू कितने मानते हैं, 1 मानते हैं। तो XYM बराबर क्या हो जाएगा, K, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। मुझे लगता है यहाँ तक आपको जरूर समझ में आया होगा। ये दो दाब की हमने कंडीशन पढ़ी है, निम्न दाब और उच्च दाब। अभी हमारी जो मुख्य स्थिति है मध्यम दाब वाली वो रह चुकी है, और वही प्रायोगिक रूप से फ्राउंडलिक ने समझाई थी, और उसी के ही द्वारा हम फ्राउंडलिक समीकरण को प्राप्त करेंगे। चलिए, तो तीसरा निष्कर्ष हम यहाँ ग्राफ के नीचे लिख रहे हैं। तीसरा निष्कर्ष है अपना मध्यम दाब पर। अब ये मध्यम दाब पर जो अधिशोषित गैस की मात्रा है दाब की किसी पावर के समानुपाती होता है। वक्र में अधिशोषित गैस की मात्रा दाब की घात 1/n के समानुपाती होती है, जिसका मान 0 से अनंत के मध्य होता है। यानी कि इस परिस्थिति में हमने क्या जाना बच्चों, इस परिस्थिति में हमने जाना कि मध्यम दाब में ये जो अधिशोषित गैस की मात्रा है XYM ये दाब पर निर्भर करेगी, और दाब की पावर 1/n पर निर्भर करेगी। यहाँ n भी एक स्थिरांक है जिसका मान 0 से अनंत के मध्य हो सकता है। अब हम कहे इसको रिलेशन के रूप में बताएं तो देखिए बच्चों रिलेशन क्या बनेगा। मैं इस कंडीशन को पहले वाले को मिटा देता हूँ। पहले वाले कंडीशन को मैंने मिटा दिया, तो देखिए इस तीसरी कंडीशन के लिए मैं आपको रिलेशन बनाता हूँ। XYM समानुपाती है P की पावर 1/n के। P की घात क्या हो जाएगी, 1/n हो जाएगी। प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, नियतांक आएगा K P की पावर 1/n, इक्वेशन नंबर 3। वैसे तो ये समीकरण 3 ही फ्राउंडलिक अधिशोषण समतापी समीकरण कहलाती है, लेकिन इसको भी और हम विस्तारित रूप में लेके आ सकते हैं बच्चों।
तो समीकरण 3 का लोग लेने पर, हम लोग लेते हैं, और लोग कौन से, दोनों तरफ लोग देंगे, समीकरण 3 का दोनों तरफ, तो लोग एक्स वाई एम बराबर हो जाएगा लोग के प्लस इंटू के इंटू पी आ रहा है, यानी कि प्लस हो जाएगा, और घात लोग लेते समय आगे आ जाती है 1/n लोग पी। इक्वेशन नंबर 4। बच्चों ये फ्रॉइडलिक अधिशोषण समतापी समीकरण मुख्य रूप से ये है, आगे बात समझ में, यह एक सरल रेखा की समीकरण का पालन करती है, यह एक सरल रेखा की समीकरण का पालन करती है, जिसमें y बराबर mx प्लस सी, यहाँ y अक्ष पर हम लोग एक्स वाई एम लेंगे, x अक्ष पर हम लोग p लेंगे, यानी कि y अक्ष पर और x अक्ष पर इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो इसका टेन थीटा यानी कि ढाल आ जाएगा 1/n आ जाएगा, और अंतःखंड क्या रहेगा, लोग के रहेगा। चलिए बच्चों उसको मैं बता देता हूँ, और यहाँ ढाल धनात्मक है, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ रहता है इसका। देखिए y अक्ष पर लोग एक्स वाई एम ले लीजिए, x अक्ष पर आप लोग p ले लीजिए, और ग्राफ का ढाल धनात्मक है, तो इसका टेन थीटा जो होगा, टेन थीटा एम बराबर 1/n हो जाएगा, 1/n, और ये जो y अक्ष पर डाला गया जो लंब होता है ये अंतःखंड होता है, और अंतःखंड कितना है यहाँ पर, इस समीकरण में अंतःखंड c को बताता है, c बराबर क्या है, लोग के। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये, लोग के एक्स वाई एम और लोग पी के मध्य ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है आपसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसमें ये इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस इक्वेशन को सबको याद रखना है। अब चलिए बच्चों ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता कि विलियन प्रावस्था में फ्रॉइडलिक अधिशोषण समतापी समीकरण लिखिए। देखिए विलियन प्रावस्था में जो अधिशोषक है वो ठोस अधिशोषक होगा, और उसमें जो विलेय है और विलायक है, अधिशोषक उसमें से कौन से पदार्थ का अपनी सतह पर अधिशोषण करे, ये डिपेंड करता है कि आपके पास अधिशोषक जो आपने ठोस अधिशोषक लिया है उसकी सांद्रता कैसी है, विलयन की सांद्रता कैसी है, उस पर डिपेंड करेगा। तो जब हम विलयन प्रावस्था में अगर गैस का अधिशोषण पढ़ते हैं, विलयन प्रावस्था में अगर हम गैस का अधिशोषण पढ़ते हैं, तो ये गैस के अधिशोषण सिद्धांत पर आधारित है। टॉपिक डालेंगे हम अलग से, विलयनों में फ्रॉइडलिक अधिशोषण संतापी समीकरण। तो हमको केवल क्या लिखना है, विलयनों में गैस का अधिशोषण गैस के अधिशोषण सिद्धांत पर आधारित है, गैस के अधिशोषण सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें अधिशोषित गैस की मात्रा समानुपाती होती है सांद्रता की पावर 1/n के। मतलब अगर हमारा ये क्वेश्चन फ्रॉइडलिक अधिशोषण समतापी वक्र अगर क्वेश्चन किसके रूप में पूछ ले जाए, विलयन प्रावस्था के लिए पूछ ले जाए, तो हमको क्या करना है, टॉपिक डाल लेना है विलयन प्रावस्था के लिए फ्रॉइडलिक अधिशोषण समतापी समीकरण, और फिर लिखना है यह अधिशोषण गैस के अधिशोषण सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें अधिशोषित गैस की मात्रा
विलयन में सांद्रता के घात 1/n के समानुपाती होता है। ये लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी और उसके बाद में आपको P की जगह पर क्या कर देना है, C कर देना है, यानी कि ये विलयन की सांद्रता हो जाएगी। तो यहाँ भी P की जगह पर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, और यहाँ P की जगह पर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, और यहाँ भी P की जगह पर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। मुझे लगता है आपको जरूर समझ में आया होगा, केवल एक वर्ड चेंज किया है, बिलियन। बिलियन जैसे वर्ड आएगा तो यहाँ पर विलयन प्रावस्था में जो गैसों का अधिशोषण है वो संभव है विलयन की सांद्रता की घात 1/n के समानुपाती रूप में। तो अधिशोषित हुई गैस की जो मात्रा होगी ठोस अधिशोषक की सतह पर, ये किस पर निर्भर कर रही है, विलयन की सांद्रता पर निर्भर कर रही है, जिसकी पावर क्या है, 1/n। अब बच्चों मैं आपको पूरी कंडीशन समझाता हूँ। आज की वीडियो में जो मैंने आपको अभी समझाया है पूरा दिमाग आपका फोकस रखिएगा। मैंने टॉपिक लिया था अधिशोषण समतापी वक्र। किसे कहते हैं बच्चों, एक निश्चित ताप पर अधिशोषित गैस की मात्रा XYM तथा साम्यावस्था दाब के मध्य संबंध को दर्शाने वाला वक्र अधिशोषण समतापी वक्र कहलाता है। इसकी प्रायोगिक व्याख्या वैज्ञानिक फ्रेंडलिक ने की, इसलिए इसे फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी वक्र भी कहते हैं। फिर हमने टॉपिक डाल लिया फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी वक्र। तो बच्चों फिर हमने क्या लिखा इसमें, वैज्ञानिक फ्रेंडलिक ने अधिशोषित गैस की मात्रा तथा दाब के मध्य वक्र आलेखित करके निम्न प्रेक्षण प्राप्त किए। पहला प्रेक्षण हमने किस पे लिया, निम्न दाब पर। निम्न दाब पर वक्र कैसा मिल रहा है, सरल रेखा के रूप में मिल रहा है, अर्थात जो अधिशोषित गैस की मात्रा है XYM वो केवल किसके समानुपाती होती है, P के समानुपाती होती है। हमने समानुपाती चिन्ह हटाया, K लगा दिया, तो XYM बराबर KP, इक्वेशन 1 दे दी। फिर हमने दूसरी परिस्थिति को लिया उच्च दाब वाली को। उच्च दाब पर वक्र हमको एक नियत रेखा के रूप में मिल रहा है, अर्थात अधिशोषित गैस की मात्रा दाब पर निर्भर नहीं करती। तो दूसरी परिस्थिति में हमने क्या लिखा, XYM समानुपाती P की पावर 0। समानुपाती चिन्ह हटाया, नियतांक K लगाया, और P की पावर 0 उसका मतलब 1 होता है। तो XYM निर्भर ही नहीं करता दाब पर। फिर हमने तीसरी कंडीशन मध्यम दाब वाली ली। मध्यम दाब पर हमने क्या लिया बच्चों, कि जो अधिशोषित होने वाली गैस की मात्रा होती है वो दाब की घात 1/n के समानुपाती होती है। चलिए अब हमने इसको संबंध को बताया, तो XYM समानुपाती, यहाँ P था, P की पावर 1/n किया, समानुपाती चिन्ह हटाया, कोई न कोई नियतांक आया, K C की पावर 1/n हो गया। इस समीकरण 3 को भी हम फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी समीकरण कह सकते हैं गैसों के लिए। लेकिन इसका जब हमने दोनों ओर लॉग ले लिया तो इसमें XYM का लॉग XYM हो गया, K का लॉग K हो गया, इनटू जब होता है तो प्लस हो जाता है और पावर जो होती है वो आगे आ जाती है, तो 1/n log C इक्वेशन 4 फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी समीकरण होती है। ये C की जगह पर P आएगा, अभी यहाँ भी P रहेगा। इसका फिर हमने y बराबर mx प्लस c में y साइड log XYM और x की ओर log C दोनों के मध्य वक्र खींचा, तो ये वक्र धनात्मक ढाल वाला 1/n के मान रखते हुए अंतःखंड log के प्राप्त होता है। जब बच्चों इसको हमने विलयन प्रावस्था के लिए लिया, तो विलयन प्रावस्था में जो अधिशोषण होता है वो गैसों के अधिशोषण सिद्धांत पर आधारित होता है, जिसमें अधिशोषित गैस की जो मात्रा होती है विलयन की सांद्रता के समानुपाती होती है, और सांद्रता को हम C से बताते हैं। तो फिर हमने क्या कर दिया, यहाँ P की जगह पर C ले लिया, यहाँ C ले लिया,
यहाँ सी ले लिया और यहाँ सी ले लिया। तो इस तरीके से हमने अभी जो टॉपिक पढ़ा है उसमें अधिशोषण समतापी वक्र के बारे में जो वैज्ञानिक फ्रेंडलिक ने बताया था उसको हमने इस वीडियो में समझा है। मैं उम्मीद करूँगा कि ये टॉपिक आपको ज़रूर समझ में आया होगा। चलिए बच्चों, बहुत अच्छी बात है कि एक मैथमेटिकल एप्लीकेशन बहुत लंबे समय बाद में हमको देखने को मिला है। थ्योरेटिकल चैप्टर है, थोड़ा सा हमको इस चैप्टर में ज़्यादा चीज़ें लर्न करनी है, क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर में लर्न करने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। चलिए बच्चों, अब एक ऐसा टॉपिक लेते हैं जिसका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब उसमें आपको इतना कोई माइंड नहीं लगाना है, बिल्कुल रटने वाला टॉपिक कह सकते हैं, जिसका नाम है अधिशोषण के अनुप्रयोग। अधिशोषण के अनुप्रयोग। देखिए बच्चों, अधिशोषण तो एक प्रक्रिया है। अब उस प्रक्रिया का कहीं कहीं तो हम उपयोग करेंगे, चाहे इंडस्ट्री में कर ले, चाहे हम घर में कर ले, या कहीं पर बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं उनमें हम कर ले, तो इनके कहीं कहीं उपयोग होते हैं। तो मैं कुछ इनके अनुप्रयोग आपको बताने जा रहा हूँ बच्चों। देखिए, पहला अनुप्रयोग, जो कोयले की खानों में वर्कर जो होते हैं वो गैस मास्क लगाते हैं। उस गैस मास्क का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि उस गैस मास्क में सक्रिय चारकोल का लेप कर दिया जाता है गैस मास्क में, और वायुमंडल में जो फैली हुई जहरीली गैसें हैं, SO2 है, अमोनिया है, Cl2 है, इन गैसों का अधिशोषण उस चारकोल की सतह पर हो जाता है। तो पहला एप्लीकेशन गैस मास्क के रूप में किया जाता है। अंडरस्टूड बच्चों? तो पहला एप्लीकेशन आप किसके रूप में लिखना है? गैस मास्क के रूप में। बस दिमाग में सेट करना, कोयले की खान, खदान, कुछ भी आप वर्ड बोलिए, कोई भी कारखाना बोलिए, गैस मास्क में क्या होता है और किन का अधिशोषण किया जाता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए बच्चों, दूसरी बात करते हैं अपन। दूसरी बात अगर हम करें तो देखिए, जो नमी होती है, नमी को दूर करने के लिए सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है। सिलिका जेल क्या करती है? जो भी वातावरण में नमी फैली हुई है उस नमी को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेती है। तो दूसरा एप्लीकेशन है नमी को दूर करने में। वर्ड याद रखना, सिलिका जेल। तीसरा तीसरा है शर्करा की रंगहीन अशुद्धियों को दूर करने में। अशुद्धियों को दूर करने में देखिए, शर्करा का विलयन हम लेते हैं, अब उसमें सक्रियत चारकोल डाल दिया जाता है, एक्टिवेटेड चारकोल डाल दिया जाता है। एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है? अपनी सतह पर जो रंगीन अशुद्धियाँ थी, कलरफुल जो इम्प्योरिटीज थी, उनको अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेता है और शर्करा के अणु को दूर रहने देता है। तो ये भी एक मेथड है। अगला मेथड सुनिए, विषमांगी उत्प्रेरण के रूप में। देखिए, विषमांगी उत्प्रेरण में क्या होता है? जैसे आयरन धातु होती है, हेबर विधि में प्रयुक्त होती है। प्लेटिनम धातु होती है, संपर्क कक्ष विधि में प्रयुक्त होती है। निकल धातु होती है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी। ये सब अधिशोषण सिद्धांत पर आधारित है। ये क्या है? अधिशोषण सिद्धांत पर आधारित है। ये अपनी सतह सतह पर क्रियाधार अणुओं को जोड़ देती है और जोड़कर उन्हें सक्रिय बना देती है।
तो ये किस सिद्धांत पर आधारित हुआ? अधिशोषण पर ही तो आधारित हुआ। तो विषमांगी उत्प्रेरण के रूप में भी हम इनका उपयोग करते हैं। उच्च निर्वात उत्पन्न करने में देखिए, जो सक्रिय चालकोल होता है, आप उसको वायुमंडल में अगर आप उसका उपयोग करते हैं तो वायुमंडल में जो भी गैसें होती है उसकी सतह पर अधिशोषित हो जाती है और केवल गैस रहित वातावरण वहां पर प्राप्त होता है, जिसको हम बोलते हैं उच्च निर्वात। गुणात्मक विश्लेषण के रूप में देखिए, एक एल्यूमिनियम प्लस 3 का लेख परीक्षण होता है, उसका उपयोग गुणात्मक विश्लेषण में करते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड विलयन में से अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये अधिशोषण सिद्धांत पर आधारित है। किसका उपयोग करते हैं? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। वर्ण लेखिकी के रूप में ये बहुत अच्छी आधुनिक विधि है। इसमें क्या होते हैं, विभिन्न रंगीन पदार्थ होते हैं और वो एक मिश्रण में उपस्थित होते हैं। अब उनको हमको पृथक करना है, तो क्या करेंगे, एक परख नली लेंगे और उस परख नली में क्या करते हैं, एक अधिशोषक पदार्थ का हम लेप कर देते हैं। अधिशोषक पदार्थ का लेप कर देते हैं और ये जो अधिशोषक होते हैं, ये सिलिका जेल हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, सेलुलोस हो सकता है, इनका उपयोग किया जाता है। और जैसे रंगीन पदार्थों का मिश्रण इसमें से होकर गुजरेगा तो ये मिश्रण रंगों के आधार पर अलग अलग घटकों में व्यवस्थित हो जाएंगे। मैं छठे लेसन में इसको पूरा विस्तार से समझाऊंगा कि इसमें कौन सी स्थिर प्रावस्था होती है, इसमें कौन सी गतिशील प्रावस्था होती है, ये कैसे काम करती है, इसकी पूरी टेक्निक बताएंगे आपको। यहाँ तो केवल ये याद रखना है, रंगीन पदार्थों के मिश्रण को अधिशोषक की सतह पर अलग अलग प्रभाजों के रूप में पृथक किया जाता है। ये अधिशोषण सिद्धांत पर आधारित है और यहाँ अधिशोषक स्थिर प्रावस्था का कार्य करते हैं। इसकी डिटेल आपके छठे लेसन में और आएगी। और भी हम बहुत सारे उपयोग और देखेंगे, लेकिन उन उपयोगों के बारे में अगले वीडियो में जानने का हम प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा पार्ट फर्स्ट समाप्त हुआ है, जो इसको हमने अधिशोषण का नाम दिया है। ओके बेटा।